हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी, जिंदाबाद तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल के आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 के अंतर्गत नौकरी लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि हम प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त बच्चन पांडे हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान जीके की जो हम कंप्लीट थ्योरी हमारे चैनल पर करवा रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत लगभग हम 2 क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं। यह जो क्लास है, यह तीसरे नंबर की क्लास रहने वाली है भूगोल के अंतर्गत। लगभग हमने राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत जो हम पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे क्या, एक तो क्षेत्रीय नाम क्या है राजस्थान के, वो पढ़ चुके थे। किस शिलालेख से राजस्थान शब्द की उत्पत्ति मिलती है, बसंतगढ़ शिलालेख, घोसुंडा शिलालेख, ठीक है, इनके बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा रामायण महाभारत के समय मरुकांत कहा जाता था। जोध प्रदेश, जांगल प्रदेश, अई छत्रपुर प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, मेवाड़, मारवाड़, मेरवाड़ा, बांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है, ढूंढाड़ प्रदेश है, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके थे, जो हमने पिछली वीडियो डाली थी उसमें। आज की यह क्लास 3rd नंबर की क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम किन चीज जितना हो सके उसके बारे में कवर करेंगे। इसके अंतर्गत जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो रहने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की जो हेडिंग रहने वाली है वो रहने वाली है क्या, राजस्थान के जब हम नामकरण की बात करते हैं तो हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, ठीक है। राजस्थान के जो नामकरण की बात करते हैं तो प्रारंभ में राजस्थान को क्षेत्रीय नामों से पुकारते थे, ठीक है। तो प्राचीन समय में राजस्थान को किसने नाम से पुकारते थे, प्रारंभ में या प्राचीन समय में तो क्षेत्रीय नामों से पुकारते थे। अलग अलग क्षेत्र थे, अभी जो हमने पढ़ लिए थे क्षेत्रीय नामों से कैसे कैसे पुकारा था उनको, ठीक है। इसके अलावा जो कालांतर में, जो लंबे समय के पश्चात में, ठीक है, तो परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के साथ साथ में इनके क्या है, नाम भी परिवर्तित हुए। तो कालांतर में विभिन्न साहित्यकारों ने, विभिन्न प्रकार के जो साहित्यकार इतिहासकार हुए हैं, तो विभिन्न साहित्यकारों ने, तो उस समय क्या है, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया तो थी नहीं जो नामों को पुकार देती थी। तो हमें इसके जो अवशेष मिलते हैं, या फिर उस समय जो ना वीडियो टीचर थे ना कोचिंगें थी जो उन्होंने रिकॉर्डेड करके रख दिया हो, तो उस समय क्या थे, साहित्यकार रहते थे राज दरबारों के अंतर्गत, ठीक है। तो साहित्यकारों के द्वारा क्या किया जाता, लेखन कार्य किया जाता था, ग्रंथ लिखे जाते थे। तो उनके अनुसार ही हम, उनके आंकड़ों के अनुसार ही हम यह अनुमान लगाते हैं कि उस समय पे जो उनके जो लिखे जो साक्ष्य मिले हैं, ग्रंथ मिले उनसे, कि इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। तो कालांतर में विभिन्न साहित्यकारों द्वारा राजस्थान को एक नाम से पुकारा, ठीक है। तो एक नाम से पुकारा गया था, तो वह नाम कौन सा था, तो एक एक साहित्यकार के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कालांतर में विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा एक नाम से पुकारा गया था, किसको, राजस्थान को। और इससे पहले जो अपन क्षेत्रीय नामों से पुकारा गया था, तो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए कौन सा वाला होने वाला है, प्रथम। तो राजस्थान जो प्रथम मिलता है राजस्थान का उल्लेख, तो यह कहां से मिलता है, तो राजस्थान का सर्वप्रथम, तो राजस्थान को सर्वप्रथम बार है, यह किस नाम से पुकारा गया है राजस्थान को, तो यह पुकारा गया है किस नाम से, राजपूताना। राजस्थान को सर्वप्रथम किस नाम से पुकारा गया है, तो राजपूताना के नाम से, ठीक है। तो किस नाम से पुकारा गया है, तो वो पुकारा गया है राजपूताना। तो सर्वप्रथम राजस्थान को किस नाम से पुकारा गया था, राजपूताना। और राजपूताना है, यह किसके द्वारा पुकारा गया था सर्वप्रथम राजपूताना, तो ये पुकारा गया था जॉर्ज थॉमस। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जॉर्ज थॉमस वाला, ठीक है। तो राजपूताना शब्द है, यह सर्वप्रथम किसने पुकारा है राजस्थान को राजपूताना के नाम से, तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा पुकारा गया था। और यह कब पुकारा गया था, तो 1800 ईस्वी में। कब पुकारा गया था, 1800 ईस्वी में पुकारा गया था, जॉर्ज थॉमस के द्वारा पुकारा गया था। इसकी जो राजपूताना जो शब्द मिलता है, इसका जो लिखित प्रमाण है, क्या है, लिखित प्रमाण है। तो इसकी जो लिखित प्रमाण है, यह कब मिले हैं और कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो लिखित प्रमाण है, लिखित प्रमाण मिले हैं, तो वो मिले हैं 1805 में। कब मिले थे, 1805 के अंतर्गत से लिखित प्रमाण मिलते हैं किसके, जिसके, राजपूताना शब्द के, ठीक है। तो यह कहाँ से मिले हैं, लिखित प्रमाण जो मिले हैं, यह कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं, एक पुस्तक है इनकी,
पुस्तक है जिसका नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यह जो पुस्तक है इससे प्रथम बार साक्ष्य मिलते हैं लिखे हुए राजपूताना, किसके? राजस्थान के लिए एक वर्ड का यूज हुआ है राजपूताना। ठीक है, उसके साक्ष्य मिलते हैं, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी, तो इसके जो लेखक हैं इस पुस्तक के, तो लेखक कौन हो जाएंगे इस पुस्तक के? तो लेखक हो जाएंगे, लेखक ये नहीं है कौन? जॉर्ज थॉमस नहीं है इसके लेखक, तो लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। क्या हो जाएंगे? विलियम फ्रैंकलिन हो जाएंगे। किसके लेखक? द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके लिखित प्रमाण मिले हैं इस पुस्तक से, द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस से। कब मिले थे? 1805 ईस्वी में। और सर्वप्रथम राजस्थान का जो प्रथम बार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द मिला है, यह किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था, और 1800 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इसका साक्ष्य हमें 1805 ईस्वी में मिला था। ठीक है, तो आपसे यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि जॉर्ज थॉमस की जो पुस्तक है, जो जिसके से लिखित प्रमाण मिलता है राजपूताना का, वो कौन सी है? तो द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस है। और इसके जो लेखक हैं वो है विलियम फ्रैंकलिन, और यह नाम मिलता है 1800 ईस्वी में मिला था, लेकिन लिखित प्रमाण मिलता है, आपसे पूछे लिखित प्रमाण, तो 1805 ईस्वी में मिलता है। ठीक है, ये आपको बताना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो देख लेते हैं अपन, तो वो हो जाएगा नेक्स्ट कि जो राजस्थान है, तो राजस्थान को सर्वप्रथम क्या है? राजस्थान को सर्वप्रथम, ठीक है, तो राजस्थान को सर्वप्रथम किन किन नामों से पुकारा गया था? तो एक है राजस्थान, क्या हो जाएगा? राजस्थान, रायथान। इसके अलावा नेक्स्ट जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रजवाड़ा। तो विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा तीनों नामों से पुकारा गया था। ठीक है, सर्वप्रथम बार। और यह तीनों नामों से पुकारा गया था, वो एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा पुकारा गया था यह नाम, और जिन्हें कहा जाता है इतिहास के जनक कहा जाता है, जिनका नाम हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो कर्नल जेम्स टॉड। क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टॉड हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? राजस्थान का इतिहासकार कहा जाता है, राजस्थान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अन्य नाम हैं, उनको बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा इन तीन नामों से पुकारा है किसको? राजस्थान को सर्वप्रथम। और यह कब पुकारा गया है? और यही कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसके द्वारा पुकारा गया? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। कब पुकारा गया था? तो 1829 ईस्वी में। कब पुकारा गया है? 1829 ईस्वी में पुकारा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी जो पुस्तक है, ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक है यह भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इनकी जो पुस्तक है, यह पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक रहने वाली है, वो रहने वाली द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या हो जाएगी? इसकी पुस्तक का नाम क्या है? द एनस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जो पुस्तक है इसके जो राइटर हैं वो कौन हो जाएंगे? कर्नल जेम्स टॉड हैं इसके राइटर। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी? 1829 ईस्वी में। इससे हमें इन तीनों नामों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसकी? राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्दों की। ठीक है, जो राजस्थान के लिए इन्होंने यूज में लिए थे। इसके अलावा आपसे इनके क्या है, नाम पूछ ले किसके, उपनाम पूछ ले किसके? कर्नल जेम्स टॉड के। तो इन्हें कहा जाता था घोड़े वाले बाबा। ठीक है, उपनाम पूछ ले इनके। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो द एनस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थानी पुस्तक है, यह पुस्तक का क्या है? हिंदी में अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था इसका, वो देख लेते हैं। तो हिंदी में अनुवाद किया था जीएस ओझा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जीएस ओझा के द्वारा किया गया था। और जीएस ओझा को हम बोलते हैं गौरी शंकर। आपको दोनों नाम दे सकता है, जीएस ओझा भी कर सकता है, गौरी शंकर ओझा। ठीक है, तो गौरी शंकर ओझा हैं, इनके द्वारा इसका क्या है? हिंदी में अनुवाद किया गया है। हमारे जो राजस्थान की हिस्ट्री के इतिहासकार हैं, हिस्ट्री सीटर मतलब इतिहासकार रहे हैं, वो है कर्नल जेम्स टॉड। लेकिन जो पूर्ण इतिहासकार कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? पूर्ण इतिहासकार। इन्हें क्या दी गई है? पूर्ण इतिहासकार।
तो पूर्ण इतिहासकार किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है GS ओझा को, गौरीशंकर ओझा को। क्योंकि कर्नल जेम्स टोड के क्या है, एनस एंड एंटिक्विटी जो पुस्तक है इसके अंतर्गत बहुत सारी कमियां थी। इनके अंतर्गत क्षेत्र विशेष को किसी अन्य नामों से भी संबोधित किया गया था। ठीक है, इनको राजस्थान के बारे में इतना डिटेल नहीं थी, क्यों डिटेल तो थी लेकिन इतना उनको पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के बारे में इतना नहीं जानते थे, क्योंकि ये बाहर से आए थे, अंग्रेज अधिकारी थे, जहाँ जहाँ पर ये गए थे उनके बारे में अच्छा लिखा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है ढंग से, तो उन जो कमियों को पूरा किया है तो वो किया है GS ओझा ने, गौरीशंकर ओझा के द्वारा। ठीक है, और ये जो गौरीशंकर ओझा है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे सीकर के। किसके रहने वाले थे, सीकर के रहने वाले थे। ठीक है, इनके द्वारा इनको पूरा किया गया और हिंदी में अनुवाद किया गया था। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड के बारे में एक चीज़ और दो तीन जानकारी है उनको दे देता हूँ कि कर्नल जेम्स टोड हैं, तो कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ था तो यह कब हुआ, तो इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1782 ईस्वी में। कब हुआ है, 1782 ईस्वी में हुआ है किसका, कर्नल का जन्म। ठीक है, तो कर्नल का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1782 ईस्वी में। और यह सर्वप्रथम जो बंगाल आए थे, तो यह बंगाल कब आए थे, ठीक है, तो सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में आए थे। और यह बंगाल में कहाँ पर आए, कब आए थे, तो ये आए थे 1799 ईस्वी में। कब आए थे, 1799 ईस्वी में आए थे। इसके अलावा यहाँ से जो नेक्स्ट जानकारी कर्नल जेम्स टोड के बारे में वो मिलती है कि यह सर्वप्रथम जो राजस्थान है, तो 1806 ईस्वी के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत जो प्रवेश करते हैं, यह कहाँ से करते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा की जो जगह है यहाँ से ये राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। तो राजस्थान में 1806 ईस्वी में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। इसके अलावा 1813 ईस्वी में क्या है, 1813 में ईस्वी में इसे कर्नल की उपाधि मिली थी। किसे, कर्नल की उपाधि। तो कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि कब मिली थी, तो वो मिली थी 1813 ईस्वी में मिली थी। इसके अलावा 1813 के बाद में यह है 1817-18 ईस्वी में क्या बने थे, PA बने थे। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट PA बने थे। कब बने थे PA, तो 1718 ईस्वी में बने थे, 1817-18 ईस्वी में। ठीक है, 1822 ईस्वी में क्या चले गए थे, ये इंग्लैंड चले गए थे। और इंग्लैंड चले गए थे तो इनके द्वारा एक शिलालेख ले गए थे। कौन सा ले गए थे शिलालेख, मानमुरी शिलालेख। किसको लेके गए थे, मानमुरी शिलालेख। तो मानमुरी शिलालेख को ले गए थे, लेकिन क्या है इन्होंने रास्ते में क्या कर दिया था, नष्ट। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कौन सा शिलालेख नष्ट किया गया था, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो वो हो जाएगा मानमुरी शिलालेख। ठीक है, तो 1922 ईस्वी में ले गए थे। 1929 ईस्वी में क्या किया गया था, इनके द्वारा पुस्तक लिख दी गई थी वहाँ से। ठीक है, 1929 ईस्वी में। और 1932 ईस्वी में द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अन्य पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया। ठीक है, और 1835 में हो जाती है इनकी मृत्यु। ये जानकारी है कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपका। इसके अलावा जो कर्नल जेम्स टोड के कौन थे, गुरु थे, तो आपसे इसका गुरु पूछा जा सकता है। तो कर्नल जेम्स टोड के इनके गुरु थे, तो गुरु का नाम क्या है, जो कि इनकी पुस्तक है उसको समर्पित है, उसका नाम है यति ज्ञानचंद्र। क्या हो जाएगा, यति ज्ञान चंद्र। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा चुके हैं और बनते हैं। ठीक है, तो अब इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने सब जानकारी कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपको उपलब्ध करा दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन जो चल रहे थे उसके बारे में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमने देख लिया था कि इन्होंने क्या किया है, राजस्थान और रजवाड़ा शब्दों का उपयोग किया गया है, किसके लिए, राजस्थान के लिए। इसके अलावा इसकी पुस्तक देख ली थी, गौरीशंकर ने हिंदी में अनुवाद किया था। और इसके क्या है, पूर्ण इतिहासकार भी कहा जाता है, सीकर के रहने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इसके जो नेक्स्ट उपनाम है किसके, कर्नल जेम्स टोड के, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है किसको, कर्नल जेम्स टोड को। उपनामों की बात करते हैं अपन, उपनाम। तो कर्नल जेम्स टोड के जो उपनाम हो जाएंगे, तो सबसे पहले नाम हो जाएगा इसका, तो वो कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, तो घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, यह भी कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, तो कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे जाना जाता है राजस्थान इतिहास का जनक या पितामह। ठीक है, तो इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जो जनक है, तो जनक या इसे कहते हैं पितामह। ठीक है, राजस्थान इतिहास के जनक और पितामह कहा जाता है किसको, कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड के हम गुरु के बारे में देख ही चुके थे। इसके अलावा इसे हम पगड़ी वाले बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, तो पगड़ी वाले बाबा भी कहते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के जनक या पितामह भी कहा जाता है किसको, कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड की जो अपन ने अन्य पुस्तक थी इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन लिखा नहीं था, अभी लिख लेते हैं। इसको अन्य पुस्तक है, अन्य पुस्तक का इसका जो नाम है वह कौन सा हो जाएगा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया है
इसके जो जगह जगह पर ये घूमने गए थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ट्रेवल एंड वेस्टर्न इंडिया के जो पुस्तक है ये भी कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। इसके अलावा जो इनका जो एक कार्य और किया है इन्होंने, तो क्या किया है, बारडोली के अंतर्गत क्या है, जो शिव मंदिर है, तो बारडोली के जो शिव मंदिर हैं तो उन्हें क्या है प्रकाश में लाने का जो श्रेय है तो वो भी किसे जाता है, तो वो भी जाता है किसको, कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, तो बारडोली के शिव मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय, ठीक है, तो बारडोली के जो शिव मंदिर हैं उनको प्रकाश में लाने का श्रेय भी किसको जाता है, तो वो जाता है कर्नल जेम्स टोड को। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी हम पूरी जानकारी देख चुके हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा अपन ने देखा ही था कि राजस्थान का सर्वप्रथम राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्दों का उपयोग किया गया था कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में। ठीक है, पुस्तक के अंतर्गत द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ पुस्तक, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक उसके अंतर्गत। इससे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1805 में, द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है, पुस्तक के अंतर्गत मिलता है उल्लेख, जो विलियम फ्रैंक ने लिखी थी। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने, यह है अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को क्या है समर्पित थी। इन्हें पगड़ी वाले बाबा भी कहा जाता है, किसको, कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी लगभग हम पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो इसके बारे में और चर्चा कर चुके हैं और आगे भी इनके रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। राजस्थान का नामकरण के लगभग हम देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान को संवैधानिक दर्जा। इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा करने कि राजस्थान जो राज्य है इसको जो संवैधानिक दर्जा है यह कब प्राप्त हुआ था और कैसे मिला था, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए राजस्थान राज्य को संवैधानिक दर्जा, तो राजस्थान राज्य को जो संवैधानिक दर्जा है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से राजस्थान राज्य को और कब और किस प्रकार से किन किन चरणों से होकर के राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, तो राजस्थान के जो संवैधानिक दर्जे हो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान की संवैधानिक दर्जा है यह कब मिला था, तो जब अपन के संविधान है यह लागू हुआ था उसके साथ में ही संविधान का संवैधानिक दर्जा मिला था। संविधान लागू करते समय जितने भी राज्य थे सभी राज्यों के क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो उनकी जो सीमा है उनके नामकरण किए गए थे, उनकी जो सीमा निर्धारित की गई थी उनके अंतर्गत सीएम का पद निर्धारित किया गया था। इसके अलावा राज्यपाल और उसकी जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से चलने वाली है उन सभी नियमों को एक संविधान के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। देश के कानून चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया था, उसके अंदर ही राज्यों को क्या है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और राजस्थान राज्य को जो संवैधानिक दर्जा मिला था सभी राज्यों को देश के को, और राजस्थान भी था उनके अंतर्गत, तो वो मिला था 26 जनवरी, कब मिला था, 26 जनवरी 1950 को, जब क्या हुआ था संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या मिला था, तो संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, क्या मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला था राज्य को 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान भी क्या हुआ था इस दिन लागू हुआ था, क्या हुआ था इस दिन, और क्या हुआ था, तो भारतीय संविधान भी क्या हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके अंतर्गत देश व राज्यों का नाम उल्लेख हुआ था। क्या हुआ था संविधान के अंतर्गत, क्या है, अपन का जो देश है भारत देश, और वह किसका, राज्यों का क्या है नाम उल्लेखित है, का क्या है नाम उल्लेख है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत देश और राज्यों के नाम उल्लेखित हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य को जो संवैधानिक जब दर्जा दिया गया था इससे पहले जो पूरा राजस्थान है यह किसके अंतर्गत बटा हुआ था, तो रियासत ठिकाने उनके अंतर्गत बटा हुआ था। तो उनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य है इससे बनने से पहले इनके बीच में क्या क्या समस्या आई थी, इनके जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था उसके अंतर्गत
इनके द्वारा किन किन परेशानियों का सामना किया गया था, इसके अलावा जो कौन सी संस्था है जिन्होंने क्या किया गया है, इस विलय का कार्य किया गया था, एकीकरण का कार्य हुआ है, एकीकरण में किन किन का योगदान था, इनके बारे में कितने चरणों में हुआ था, इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको कि राजस्थान राज्य को संवैधानिक जो दर्जा है ये 26 जनवरी 1950 को मिला था। इसके अलावा जो भारतीय संविधान भी लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को, और उसके अंदर का देश व राज्यों के नाम भी क्या किए गए थे, उल्लेखित किए गए थे। राजस्थान है, यह है राजस्थान क्या है, ठीक है, तो राजस्थान है प्रशासनिक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से भारत का क्या है, तो प्रशासनिक दृष्टि से भारत का राज्य है, ठीक है, तो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान क्या है, भारत का राज्य है। और यह राज्य के रूप में क्या किया गया है, इसका निर्माण किया गया था। तो राजस्थान का जो निर्माण है वह निर्माण किसके रूप में हुआ था राजस्थान का, तो वो हुआ था राज्य के रूप में, किसके रूप में हुआ, राज्य के रूप में, ठीक है, तो राजस्थान का निर्माण राज्य के रूप में हुआ है। और प्रशासनिक दृष्टि से भारत का क्या है, ये राज्य है, जिसका निर्माण राज्य के रूप में कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके अलावा जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि जब आज़ाद हुआ था हमारा भारत, क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था जब भारत, तो आज़ादी से पहले जो भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, ठीक है, भारत के अंदर का जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी आज़ादी से पहले, 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले जो क्या है प्रशासनिक व्यवस्था थी अपन के भारत के अंतर्गत, तो वो किस प्रकार से थी, तो आज़ादी से पूर्व भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, तो आज़ादी से पूर्व जो भारत के अंदर के क्या थे, राजाओं के शासन था, किनका शासन था, राजाओं का शासन था। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों का शासन था, किनका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, क्योंकि 1600 ईस्वी से लगभग से लेकर के 1857 की क्रांति भी हुई थी, उससे के बाद में 1900 तक की ईस्वी तक के क्या यह है, अंग्रेजों का शासन रहा था यहाँ पर। उन्होंने क्या है यहाँ से राजाओं के राज्य हड़प लिए थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत प्रकार के करों का लगा रखा था भारत के अंतर्गत, और वो क्या है यहाँ से सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटने का कार्य किया था, किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पर निच्च वर्ग के लोगों पर राजाओं के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर क्या है देश के अंतर्गत एक शासन व्यवस्था का लाना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो भारत में आज़ादी से जो पूर्व है जो शासन व्यवस्था थी तो किस प्रकार से चलती थी, तो शासन व्यवस्थाओं के लिए पहले तो राज्य के अंतर्गत होते थे राजा, क्या होते थे, राजा, और राजाओं के अंतर्गत जो कौन थे, तो वो होते थे ठिकानेदार। गांव के अंतर्गत जैसे सरपंच होता ना, तो राजा होता, और राज्य के अंतर्गत कौन कार्य करता था, सरपंच, गांव के ठिकानेदार, ठीक है। इसके अलावा वहां पे एक और होते थे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश, तो रियासत, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर का शासन व्यवस्था होती थी, किसकी होती थी, तो वो होती थी अपन के राज्यों की, किसकी, राजाओं के रजवाड़े में, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो होती थी, तो पहले नंबर पर होती थी, एक तो होती थी शासन व्यवस्था रियासत, क्या होती थी, रियासत, और रियासत में कौन बैठता था, राजा बैठते थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर होते थे ठिकाने, क्या होते थे, ठिकाने, ठिकाने होता है, यह होता है जिले के स्तर पर, और रियासत होती है, यह होती है सेंट्रल, रियासत होती है, यह किस पर होती है, तो ये होती है राज्य स्तर पर, और ये ठिकाने होते हैं तो ये होते हैं जिला स्तर पर, और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ये होती है सेंट्रल स्तर पर, ठीक है, केंद्र, जहां से पूरा क्या है सिस्टम संभाला जाता था। तो राजस्थान के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश था तो अजमेर था, ठीक है। तो पूरे देश में रियासत, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत पूरा देश की शासन व्यवस्था चलती थी, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का जो राज्य के रूप में जो निर्माण हुआ था उससे पहले जो राजस्थान के अंतर्गत भी हम देख लेते हैं, तो राजस्थान के अंतर्गत भी यही सेम सिस्टम था, रियासत, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आज़ादी के समय जो राजस्थान में एकीकरण हुआ था उससे पहले, ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के पास में तो इनको क्या है विलय कर दिया गया था, किनका, रियासत, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेशों का। तो राजस्थान में राज्य के रूप में जो निर्माण हुआ था तो क्या किस किस मतलब किन किन चीज़ों को मिलाकर किया गया था, ठीक है, तो उनके बारे में देखने वाले हैं। राजस्थान राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण, राजस्थान का राज्य के रूप में क्या होने वाला है, निर्माण, ठीक है। तो राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण है,
राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण, और राज्य के रूप में जब निर्माण की अपन बात करते हैं तो हमारे जो राजस्थान की जो शासन व्यवस्था उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आज़ादी के जो समय आज़ादी के जो समय है, और आज़ादी के समय राज्य में क्या थी, व्यवस्था कैसी थी, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले। राज्य में क्या थे, तो 19 रियासतें थी। क्या थी, 19 रियासतें। तो आज़ादी के समय राज्य के अंतर्गत हमारे जो राजस्थान राज्य है उस समय क्या थी, 19 रियासतें थी। और 19 रियासतों के साथ साथ में यहाँ पर क्या थे, तो वो थे 3 ठिकाने। क्या थे, 3 ठिकाने थे। और 3 ठिकानों के साथ साथ में यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर था एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो क्या रहने वाला है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। किस समय, आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पे। ठीक है, तो इसके बाद में जो 19 रियासत, 3 ठिकाने हैं, इनका क्या कर दिया जाता है, तो इनका कर दिया जाता है विलय। क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। और विलय करने के लिए क्या किया जाता है, एकीकरण। ठीक है, तो एकीकरण है, एकीकरण किया जाता है। ठीक है, तो एकीकरण के समय क्या किया जाता है, इनका विलय कर दिया जाता है। और एकीकरण के समय पूछ ले या फिर आज़ादी से पूर्व पूछ ले तो 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। किस समय, आज़ादी के समय। ठीक है, एकीकरण किया था उस समय। राजस्थान को राज्य के रूप में निर्माण किया गया था। कब किया गया था, तो यह किया गया था 15 अगस्त 1900 नहीं, तब किया गया था, तो यह किया गया था जब देश आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसी टाइम में राजस्थान का एकीकरण के लगभग हुआ था, उसी टाइम सभी राज्यों के हुआ था। इसके अंतर्गत एकीकरण के लिए व्यवस्था की गई थी, तो वो किस प्रकार से की गई। इसके अलावा जब अपन एकीकरण की बात करते हैं तो एकीकरण है राजस्थान का, तो वो कितने चरणों में हुआ था, तो 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों के अंतर्गत हुआ था राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं, इन चरणों को अपन 7 चरणों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत। जब हम हिस्ट्री का एकीकरण पढ़ाएंगे, हम आपको टॉपिक एकीकरण टॉपिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 1857 क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, उनके अंतर्गत इन चीज़ों की डिटेलें दी जाएंगी। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले नवीन जिले, और नवीन जिलों को पढ़ने से पहले यहाँ पर किस किस प्रकार से एकीकरण विलय हुए थे, मतलब राजस्थान का जो स्वरूप प्रेजेंट टाइम में जो हमें राजस्थान देखने को मिलता है, यह है राजस्थान एकीकरण के किस चरण के अंतर्गत हमें यह देखने को मिला था। सर्वप्रथम अपन किसी भी राज्य को राज्य की जो दर्जा देते हैं तो उसके लिए जो हमें निश्चित चीज़ें होती हैं, एक तो सीमा निश्चित होनी चाहिए राज्य के रूप में दर्जा देने के लिए, एक उसकी राजधानी निश्चित होनी चाहिए, इसके अलावा उसका क्या है, सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरकार। उस शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। तब उसके बाद में उसे क्या मिलता है, राज्य का दर्जा मिलता है। ठीक है, उसको एक क्षेत्र विशेष के रूप में दर्जा मिलता है, तो उससे पहले उसकी सीमा निश्चित होनी चाहिए कि भाई इतनी सीमा है हमारी। ठीक है, उसके बाद में ही होगा। इसके अलावा उसकी राजधानी होनी चाहिए कि यहाँ कहाँ से, किस जगह से पूरे राज्य का क्या चलने वाला है, शासन चलने वाला है। इसके अलावा सरकार होनी चाहिए निश्चित, कि ये निश्चित सरकार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें राजस्थान के लिए मिली थी। वो किस चरण के अंतर्गत मिली थी, तो वो मिली थी चौथे चरण के अंतर्गत। किसके चरण के अंतर्गत मिली थी, तो चौथे चरण के अंतर्गत मिली थी। चौथे चरण के अंतर्गत सीमा निश्चित हो चुकी थी और राजधानी निश्चित हो चुकी थी। इसके अलावा सरकार भी बन चुकी थी। ठीक है, तो जो चौथा चरण है, इसके अलावा ये तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं 7वां चरण। कौन सा चरण पढ़ने वाले हैं, 7वां चरण। हम 2 चरणों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, चौथा चरण और 7वां चरण। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सिक्स को हम नहीं पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत। हिस्ट्री के अंतर्गत हम कुछ ही दिनों में हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत जो सभ्यता तो पढ़ा चुके हैं, वो भी जरूर जाके देखिए आप हमारे चैनल पर। इसके अलावा हम 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, इनको हम पहले पढ़ेंगे। और जो क्या थी राजा महाराजाओं वाला जो काल रहा है, मध्य काल रहा है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर एकीकरण वाली क्लास आप देख सकते हो, वहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा चरण और इसके अलावा 7वां चरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण, तो हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान का एकीकरण। इसके अंतर्गत हम 2 चरणों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चौथा चरण और 7वां चरण। ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 7 चरण थे। तो 7 चरणों के अंतर्गत पहला था मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था प्रथम चरण के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 18 मार्च 1948 ईस्वी में किया गया था मत्स्य संघ का निर्माण। इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है,
ये जिले आते थे। और इसके अंतर्गत जो इसका जिला बनाया वो बनाया गया था, राजधानी बनाई गई थी, तो वो बनाया गया था अलवर को। ठीक है। सेकंड चरण है वो हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसको कहा गया था पूर्वी राजस्थान। किस नाम से जाना गया था? पूर्वी राजस्थान के नाम से जाना गया था। इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, छापरा और टोंक, कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें थी। और इसके अंतर्गत बांसवाड़ा के अंतर्गत एक कुशलगढ़ ठिकाना भी का किया गया था, विलय किया गया था। इसको पूर्व राजस्थान संघ के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय चरण को। ठीक है। इसकी जो राजधानी बनाया गया था वो बनाया गया था कोटा को। इसके अलावा जो थर्ड चरण था, तो थर्ड चरण के अंतर्गत तो ये जो पहले के जो सेकंड चरण वाले थे, ये तो थे ही थे, इसके साथ में एक और जुड़ गया था जिसका नाम था उदयपुर। कौन सा जुड़ गया था? उदयपुर जिला है वो भी जुड़ गया था। किसके अंतर्गत? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, इन रियासतों के अंतर्गत 9 रियासतों के साथ साथ में उदयपुर जो रियासत थी यह भी जुड़ चुकी थी। ठीक है। और यह जो तीसरे नंबर का जब हुआ था, तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। और इसका नाम रख दिया था संयुक्त राजस्थान। क्या रख दिया था? संयुक्त राजस्थान। ठीक है। इसके अलावा जो यह विलय किए गए थे, तो विलय के लिए निर्धारित कुछ सीमा निर्धारित की गई थी कि कौन कौन आदमी किस किस प्रकार से विलय करेगा और कौन कौन है जो स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है। तो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए गए थे। और उस पर क्या किया गया था? मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने करके अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब एकीकरण हुआ था तो उन्होंने ऐसा कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया तीनों चरण संयुक्त राजस्थान तक। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं चौथे चरण की। तो चौथे चरण के अंतर्गत जो राजस्थान है, यह अपने वास्तविक जो प्रेजेंट टाइम में जो आपको स्वरूप दिखाई देता है राजस्थान का, वो प्रेजेंट टाइम का जो स्वरूप है यह आ चुका था किसके अंतर्गत? चौथे चरण के अंतर्गत। ठीक है। लगभग तो चौथे चरण को कहा गया था बृहद राजस्थान। और बृहद राजस्थान, और यह चौथा चरण है यह कब आया था? तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को। कब आया था? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। तो राजस्थान का स्थापना दिवस और राज्य स्थापना दिवस भी कहा जाता है किसको? 30 मार्च 1949 को। तो हेडिंग डाल देते हैं अपन किसके नंबर की? चौथे चरण की। ठीक है। तो फोर्थ चरण। ठीक है। तो चौथा चरण हो जाएगा किसके? राजस्थान का एकीकरण का। और चौथा चरण आया था राजस्थान का एकीकरण का, यह आया था 30 मार्च। कब आया था? 30 मार्च 1949 को। ठीक है। तो 30 मार्च 1949 को आया था चौथा चरण। और इसी 30 मार्च 1949 को क्या है? राजस्थान दिवस, क्या वह किस रूप में मनाया जाता है इसके चौथे चरण को? तो यह मनाया जाता है राजस्थान दिवस के रूप में। राजस्थान दिवस। ठीक है। तो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है। इसके अलावा 30 मार्च को एक और रूप में मनाया जाता है। इसके जो ये विवादित सिस्टम है, क्योंकि जो गाइड है इनके अंदर का सबके अंदर का गलत दे रखा है और काफी टीचरों ने 99% तक ये क्या गलत पढ़ा रखा है। आप अगर यदि ऑफिशियल साइट पर जाके देखोगे तो वहां पे मिलता है। इसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के अंतर्गत ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान का जो स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस राजस्थान की कब मनाया जाता है? ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। तो राजस्थान स्थापना दिवस है, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि यह स्थापना दिवस कब मनाया जाता था? तो 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है, जब सातवां चरण आया तो तब। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को नहीं मना करके किसको मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कब? तो 30 मार्च को। ठीक है। यह ज्यादातर गाइड 99% गलत दे रखा है। मैं किस आधार पर बता रहा हूं आपको? तो वो बता रहे हैं हम किस आधार पर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था और RRSSB बोर्ड ने इसको 30 मार्च आपका राइट आंसर माना था। ठीक है। तो आपको याद रखना, राजस्थान दिवस पूछ ले तो 30 मार्च और राजस्थान स्थापना दिवस पूछ ले तो यह भी कितने होने वाला है? 30 मार्च को रहने वाला है, प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसके अलावा आप बात करोगे कि किसी भी राज्य के लिए उसे राज्य के रूप में दर्जा देने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? तो सीमा कैसी होनी चाहिए? निश्चित। तो निश्चित सीमा होनी चाहिए। ठीक है। और निश्चित सीमा के साथ साथ में एक क्या होनी चाहिए वहां पे? उसकी राजधानी। तो क्या होनी चाहिए? राजधानी निश्चित होनी चाहिए निश्चित जगह पे। ये नहीं कि बार बार में चेंज हो रही है, कभी यहाँ से उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो सीमा जिस राज्य की सीमा निश्चित हो, जिसकी राजधानी निश्चित हो, इसके अलावा जहाँ पर क्या है? सरकार आ चुकी हो। ठीक है। तो सरकार आ चुकी हो तो वो भी क्या है? वो क्या माना जाएगा? राज्य के रूप में दर्जा दिया जाएगा उसको। तो राजस्थान की चौथे चरण के अंतर्गत लगभग 90% पूरा का पूरा स्वरूप निश्चित हो चुका था राजस्थान का। ठीक है। उसका क्षेत्रफल निश्चित हो चुका था। इसके अलावा राजस्थान की जो राजधानी थी यह जयपुर निश्चित हो चुकी थी। आप बोलोगे कि जयपुर आई थी चौथे चरण के अंतर्गत, तो आप बोलोगे कि पहले इसके अलावा फर्स्ट चरण में राजधानी तो अलवर भी रही थी, सेकंड चरण में राजधानी तो कोटा भी रही थी। तो अपन उनको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि अलवर के बाद में यह सेकंड चरण में चेंज हो गई थी। तो सेकंड चरण में हो गई थी कोटा के बाद में फिर चेंज हो गई थी, फिर हो गई थी कौन सी हो जाएगी? उदयपुर के बाद में फिर चेंज हो गई थी, तो कौन सी हो गई थी? जयपुर। तीनों चरणों के बाद में चेंज हुई थी, इसलिए उन चरणों को हम नहीं मानेंगे। लेकिन जो चौथा चरण है उसके बाद में जो जयपुर हुई थी, और जयपुर तो यह क्या है?
उस समय से लेके आज तक निश्चित रही है जयपुर। तो राजधानी है वो निश्चित हो चुकी थी जयपुर, ठीक है। इसके अलावा सीमा तो चौथे चरण के अंतर्गत ही निश्चित हो चुकी थी। साथ में क्या है, यहाँ पर सरकार भी आ चुकी थी। क्या आ चुकी थी, तो सरकार आ चुकी थी और सीएम का पद निर्धारित हो चुका था। और उस पर प्रधानमंत्री सीएम बने थे उस समय पहले तब वो बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री बने थे राजस्थान के पहले सीएम। तो राजस्थान के पहले सीएम बने थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और पहले पीए का पोस्ट होता था, क्या होता था, सीएम बना था चौथे चरण में जाके, इससे पहले इसको क्या कहते थे, पीए कहते थे, ठीक है, पीएम। राजस्थान के अंतर्गत जब सीएम बनाया गया था हीरालाल शास्त्री, तो राजस्थान के अंतर्गत क्या हुआ था, राजस्थान के अंतर्गत जो सीएम बने थे हीरालाल शास्त्री, तो ये कैसे किस प्रकार के निर्वाचित थे या फिर मनोनीत थे, तो राजस्थान की प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री क्या हो जाएंगे, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। कौन बने थे मुख्यमंत्री, तो वो बने थे कौन, हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री हैं वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। और ये क्या है, इनके नेतृत्व में क्या आई थी, सरकार बनी थी। क्या बनी थी, इनके नेतृत्व में सरकार बनी, ठीक है। तो पंडित हीरालाल जो शास्त्री हैं ये क्या बने थे, प्रथम सीएम बने थे। और ये किस प्रकार बने थे, तो मनोनीत रूप से, ठीक है, इसको ये पद दिया गया था। तो निश्चित सीमा, निश्चित राजधानी, और हीरालाल शास्त्री क्या है, निश्चित सीएम हो चुके थे, शासन हो चुका था, सरकार हो चुकी थी। इसलिए इसे राज्य के रूप में, स्थापना दिवस के रूप में 30 मार्च 1949 को ही मनाया, 30 मार्च 1949 को ही आ गया था। इसलिए स्थापना दिवस और राज्य दिवस के रूप में 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब 1 नवंबर कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि 1 नवंबर को क्या है, जो प्रेजेंट टाइम का स्वरूप है उसके अंतर्गत आया था 1 नवंबर को। तो किसके अंतर्गत, जो प्रेजेंट टाइम में जो हमें राजस्थान के नक्शे का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, यह कब आया था, तो ये आया था 1 नवंबर को, लेकिन राज्य की स्थापना दिवस के रूप में 30 मार्च को, ठीक है। आप ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक करोगे तो आपको वहाँ पे सही मिलेगा, गूगल पे नहीं मिलेगा, गाइड के अंतर्गत नहीं मिलेगा। लेकिन राजस्थान अकादमी की जो पुस्तक आती है उनके अंतर्गत आप देखोगे तो वहां पे आपको यह चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं, तो वो देखने वाले हैं क्या, 7वां चरण। चलिए दोस्तों, तो 7वां चरण के अंतर्गत, 7वें चरण से पहले इसकी जो राजधानी है वो निश्चित हो चुकी थी, क्या, जयपुर, ठीक है। तो इस समय क्या है, राजधानी निश्चित हो चुकी थी। लेकिन अपन 7वें चरण की बात करते हैं, लास्ट में जो 7वां चरण आया था लास्ट के अंतर्गत, वो हो जाएगा कई के 7वें चरण से पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कई के दिमाग में आ रहा होगा, जैसे अपन के राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान जो आपको दिखाई दे रहा है यह है प्रेजेंट टाइम में, यह है। लेकिन अपन का एकीकरण किस समय में, चौथे चरण में राजस्थान अपने स्वरूप में आ चुका था, ठीक है। राजस्थान क्या है, उसकी जो सीमा निश्चित हो चुकी थी, राजधानी निश्चित हो चुकी थी और सरकार आ चुकी थी चौथे चरण में। लेकिन 1 नवंबर 1956 को आप आजकल प्रेजेंट टाइम में गाइड वाले क्या मानते हैं, इसको उसकी स्थापना मानते हैं, बल्कि यह गलत है। किस प्रकार से गलत है, क्योंकि आपसे पूछ ले कि वर्तमान का जो स्वरूप है राजस्थान का, यह कब आया था, तो यह आया था कब, 1 नवंबर 1956 को आया था। तो इसलिए इसे स्वरूप के रूप में मनाया जाएगा तो 1 नवंबर को, ठीक है। यदि आपसे कल को इसको इसको क्यों नहीं मान सकते अपन 7वें चरण को, तो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि स्वरूप में तो क्या है, चेंजेस हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं इसमें अंतर्गत। तो इसको अपन स्थापना दिवस के रूप में नहीं मना सकते, क्योंकि यह क्या है ना, तो इसकी सीमा तो पहले निर्धारित हो चुकी थी, राजधानी निश्चित हो चुकी थी। लेकिन क्या है, इसका जो स्वरूप है इसमें क्या है, आगे जाके परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। यदि आपको कल को यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ वाला ये जिला है, इसके जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश कहते हैं कि आपको ये क्या है, ये वाला क्षेत्र राजस्थान प्ले करते हैं हम। तो राजस्थान का मैप का जो मैप है प्रेजेंट टाइम में यो इस प्रकार से है, लेकिन बाद में क्या है, ये चेंज होने के बाद में राजस्थान का मैप इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या है, 1 नवंबर को वर्तमान स्वरूप में आया था, तो स्वरूप तो चेंज हो जाएगा, तो इसके अलावा इसकी क्या डेट भी क्या हो जाएगी, चेंज। इसलिए अपन इसको क्या नहीं बोल सकते 1 नवंबर, इसलिए क्या है 30 मार्च, क्योंकि 30 मार्च कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चौथे चरण के अंदर का राजस्थान अपने प्रेजेंट टाइम के उसकी सीमा निश्चित हो चुकी थी, राजधानी निश्चित हो चुकी और सरकार निश्चित हो चुकी थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, 7वें चरण की हम बात करते हैं, 7वें चरण की। तो 7वें चरण के अंतर्गत हम बात करेंगे तो राजस्थान है, इसकी जो राजधानी और इसकी जो सरकार, ये सब तो हमें चौथे चरण में मिल चुकी थी। लेकिन जो 7वां चरण है इसको स्थापना दिवस के रूप में क्यों नहीं माना, क्योंकि 8वां भी चरण आ सकता है, ठीक है। 8वां चरण आ सकता है, तो ये थोड़ी ना कि 8वां चरण आ जाएगा तो अपन ये बोल देंगे कि उसकी क्या है, स्थापना चेंज हो जाएगी, राजस्थान की नहीं होगी ना। तो इसलिए अपन इसको 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात यहाँ पर रहने वाली है, तो 7वें चरण आया था, तो यह कब से कब आया था, तो यह आया था 1 नवंबर 1950 को। कब आया था, 1 नवंबर 1950 को आया था 7वां चरण, ठीक है। इसके अलावा जो 7वें चरण के अंतर्गत क्या हुआ था, जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप में आया था, तो राजस्थान है, यह क्या है, राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आ गया था, अपने वर्तमान स्वरूप में। जो प्रेजेंट टाइम में हमें जो राजस्थान दिखाई देता है, तो राजस्थान क्या है, अपने
वर्तमान स्वरूप में आ चुका था। कब आ चुका था? 1 नवंबर 1950 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 है, ये 50 नहीं 56। तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, तो वर्तमान स्वरूप कौन सा हो जाएगा राजस्थान का? तो ये वाला जो, ये जो अपन मैं डॉट कर रहा हूँ, आपको राजस्थान का मैप बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो राजस्थान का जो मैप हमें दिखाई दे रहा है, तो इस जो ये जो भी प्रेजेंट हमें जो दिखाई देता है राजस्थान, यह अपने वर्तमान स्वरूप में आ चुका था। तो यह स्वरूप कब आ चुका था? तो 1 नवंबर 1956 को आ चुका था, जिसको अपन क्या बोलते हैं? 7वां चरण। और 7वें चरण के अंतर्गत ये सीमा क्या है और निर्धारित हो चुकी, निश्चित हो चुका था कि राजस्थान क्या है। इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा? राजस्थान कहा जाएगा। ठीक है, तो ये है राजस्थान। और राजस्थान है जो वर्तमान स्वरूप है, जो हमें प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिलता है, यह 1956 के टाइम में ही आ चुका था। ठीक है, इसके अलावा जो 7वें चरण में जो शामिल क्षेत्र थे, तो 7वें चरण के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया था। तो 7वें चरण के अंतर्गत जो शामिल किए गए थे 7वें चरण में राजस्थान में शामिल क्षेत्र। ठीक है, तो 7वें चरण के अंतर्गत राजस्थान में शामिल जो क्षेत्र थे, तो वह कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहले नंबर पर जो शामिल हुआ है वो हुआ है अजमेर। अजमेर, और अजमेर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, कौन सी? अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर का जो मेरवाड़ा है, वह वाला जो क्षेत्र है, यह शामिल हुआ था कब? तो यह हुआ था 7वें चरण में। अजमेर का जो मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, यह 7वें चरण के अंतर्गत शामिल हुआ था। ठीक है, मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा कब हुआ था? 7वें चरण के अंतर्गत शामिल हुआ था, अजमेर, अजमेर का मेरवाड़ा। ठीक है, यह किस जगह पड़ता है? अजमेर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, सेकंड नंबर के अंतर्गत तो आया है, तो वो हो जाएगा आबू देलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है, यह भी 7वें चरण के अंतर्गत शामिल हुआ है। और यह किसके अंतर्गत पड़ता है? तो यह पड़ता है सिरोही के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पड़ता है? माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर है, एक जो टप्पा खा करके किसके अंतर्गत से आया था? यह सुनील टप्पा है। और यह कहाँ से आया था? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से टप्पा खा करके कौन आया है? सुनील टप्पा। ठीक है, तो सुनील टप्पा है, यह कहाँ से आया है? मध्य प्रदेश से आया है टप्पा खा करके। और यह किसके अंतर्गत आता था? तो यह आता था झालावाड़, झालावाड़ में। किसके अंतर्गत? झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ है, यह क्या बनी थी? नवीन रियासत बनी थी झालावाड़ 1938 के लगभग। ठीक है, तो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा है राजस्थान के अंतर्गत शामिल हुए थे। तो कब हुए थे? 7वें चरण के अंतर्गत हुए थे। इसके अलावा जो अलग हुआ क्षेत्र है, क्या हो जाएगा? जो राजस्थान से अलग हुआ क्षेत्र है 7वें चरण के अंतर्गत, एक क्षेत्र है जो राजस्थान से अलग हो गया था, हुआ क्षेत्र, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 7वें चरण के अंतर्गत भी हुआ ये भी, तो ये हो जाएगा सिरोंज। सिरोंज जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र अजमेर, इसके 7वें चरण के अंतर्गत राजस्थान से अलग हो गया था। और यह सिरोंज क्षेत्र है, यह कहाँ पड़ता है? झालावाड़ से। झालावाड़ के अंतर्गत से क्या है? यह अलग हुआ है और किस में पहुंच गया था? मध्य प्रदेश में। झालावाड़ से कहाँ गया है? एमपी को। तो एमपी को दिया गया था। ठीक है, तो 7वें चरण के अंतर्गत राज्य में जो शामिल हुए थे राजस्थान के, तो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा। तो झालावाड़ के अंतर्गत मध्य प्रदेश से टप्पा खा करके कौन आ गया था? तो सुनील टप्पा आ गया था राजस्थान के अंतर्गत। और झालावाड़ से, राजस्थान से टप्पा खा के कौन चला गया है? सिरोंज क्षेत्र, जो कि कहाँ आ गया? एमपी को चला गया था सिरोंज क्षेत्र। ठीक है, ये यहाँ पर इनके 7वें चरण के अंतर्गत हुए थे। और 7वें चरण के बारे में और बात करते हैं हम। तो 7वां चरण है, यह कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था 7वां चरण। और 7वें चरण के जो कौन थे? वो थे कौन? 7वें चरण के अंतर्गत राजस्थान जो संघ बना दिया गया था राजस्थान, जैसे पहले नाम था मत संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राज्य राजस्थान, बृहद राजस्थान, और संयुक्त बृहद राजस्थान और राजस्थान। तो राजस्थान बन चुका था और राजधानी निश्चित थी जयपुर। ठीक है, ये पहले हो चुकी थी। इसके जो पहले सीएम बने हैं किसके? 7वें चरण के अंतर्गत, जब मोहनलाल छोगाड़िया थे। और यह क्या है? राज्यपाल थे उस समय, कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, यहां तक आज हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, राजस्थान के बारे में हम बात कर चुके हैं। राजपूताना बढ़ रहे कहाँ से आया? जॉर्ज थॉमस 1800। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हम डिटेल से चर्चा की है। राजस्थान को जो संवैधानिक दर्जा मिला है 26 जनवरी 1950 को, वो मिला था। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यह क्या है? प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के रूप में दर्जा मिला है। 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण के समय राजस्थान के अंतर्गत जो 2 चरण इंपॉर्टेंट थे अपन के भूगोल की दृष्टि से, चौथा चरण और 7वां चरण। चौथे चरण के अंतर्गत जो राजस्थान है, इसकी सीमा निर्धारित हो चुकी थी, राजधानी निर्धारित हो चुकी, सरकार निर्धारित हो चुकी थी। 7वें चरण के अंतर्गत यह क्या है? जो वर्तमान स्वरूप जो राजस्थान का हमें दिखाई देता है, यह आया था किसके अंतर्गत? 7वें चरण के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा 7वें चरण में कौन कौन शामिल हुए थे? अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सुनील टप्पा, ये तो शामिल हुए थे। इसके अलावा सिरोंज क्षेत्र है जो एमपी में चला गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो एक और चीज आपको देखनी जाएगी, जो आबू देलवाड़ा है, यह पहले किसके अंतर्गत आता था? तो आबू देलवाड़ा, देलवाड़ा पहले किसके अंतर्गत आता था? तो ये आता था मुंबई, मुंबई रियासत के।
ठीक है। तो मुंबई रियासत के अंतर्गत आता था कौन? आबू देलवाड़ा। ठीक है। इसके अलावा जो आबू देलवाड़ा को जो मिलाने का जो श्रेय जाता है किसको? आबू देलवाड़ा को। तो यह किसको जाता है? तो ये जाता है गोकुल भाई भट्ट को। किसको जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है। आबू देलवाड़ा को मिलाने का जो श्रेय जाता है गोकुल भाई भट्ट को जाता है। और आबू देलवाड़ा का राज्य में मिलाने की जो सिफारिश की गई थी, क्या? राज्य में जो सिफारिश की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी किसके द्वारा? फजल अली के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो वो हो जाएगा फजल अली। ठीक है। फजल अली आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? फजल अली आयोग के द्वारा। और राजस्थान मतलब जो देश के अंतर्गत एक संस्था थी जो कि क्या कर रही थी? तो यह क्या कर रही थी? यह राज्यों का गठन करने का कार्य कर रही थी। उसका नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान का जो गठन करने का कार्य कर रहा था वो हो जाएगा राज्य, क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन। पुनर्गठन क्या हो जाएगा? आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, या फिर अपन इसे बोलते हैं रियासती विभाग। तो रियासती विभाग है, इसके द्वारा क्या किया गया था? तो ये क्या है? राज्यों का गठन किया जा रहा था रियासती विभाग के द्वारा। ठीक है। इनके द्वारा किया जा रहा था, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है। रियासती विभाग। चलिए दोस्तों, तो अभी तक हम इनके बारे में देख चुके थे। तो आबू देलवाड़ा मुंबई रियासत का पार्ट था। इसके अलावा जो गोकुल भाई भट्ट ने क्या की गई थी? इसकी मिलानी का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा सिफारिश फजल अली ने की गई थी, और राज्य पुनर् आयोग के क्या किया गया था? जिसे रियासती विभाग किया जाता है। ठीक है, आयोग। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लगभग इसमें काफ़ी चीज़ें हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, जो कि आपकी एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट राजस्थान की जो आगे आने वाले जो क्लास हैं उसके अंतर्गत हम लगभग राजस्थान के जो स्वरूप है उसके बारे में बात करेंगे। नए जो जिले हैं वह कौन कौन से बने हैं। इसके अलावा 26, 27, 28, 29, 30 जो पुराने जिले हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी समिति ने गठन किया गया है। ठीक है। नए जिलों का निर्माण, नए जिलों के अलावा साथ साथ हम संभागों की व्यवस्था करेंगे, देखेंगे व्यवस्था कैसी थी संभागों की। इसके अलावा जो नए जिलों के गठन में कौन सी समिति बनाई गई थी, कब इनकी घोषणा की गई थी, कौन मुख्यमंत्री क्या था, कौन किस जिले में से कौन कट करके आया है। ठीक है। किस नए जिले की स्थापना की गई है, किस नए संभाग की स्थापना की गई, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।